वर्ल्ड कप में एक बार फिर बड़ा उलटफेर हुआ। नंबर 2 रैंकिंग वाली टीम बेल्जियम को मोरक्को ने हराकर बड़ा झटका दिया। बेल्जियम की हार से ब्रसेल्स में फैंस का गुस्सा निकला। सेंट ब्रुसेल्स में फैंस ने आगजनी की, तोड़फोड़ की। पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े, पानी की बौछार करनी पड़ी। देर रात तक चले मुकाबले में जर्मनी हारते हारते बचा। स्पेन के खिलाफ मुकाबले में आखिरी क्षणों में गोल से जर्मनी की जान में जान आई। मुकाबला 1-1 से बराबर रहा। पहले मैच में भी जापान ने जर्मनी को बराबरी पर रोक दिया। अब नॉकआउट राउंड में जाने के लिए जर्मनी को आखिरी ग्रुप मैच जीतना होगा। कोस्टा रिका ने 8 साल बाद फीफा वर्ल्ड कप में मैच जीता। कोस्टा रिका ने जापान को रोमांचक मुकाबले में 1-0 से हराया। 81वें मिनट में कैशर फुलर के गोल की मदद से कोस्टा रिका ने जीत हासिल की। जापान की टीम ने पिछले मैच में 4 बार की चैंपियन जर्मनी की टीम को हराया था। गुजरात के खेड़ा की चुनावी रैली में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुजरात लंबे समय से आतंकवाद का निशाना रहा है। सूरत और अहमदाबाद में हुए विस्फोट में गुजरात के लोगों की जान गई। उस समय केंद्र में कांग्रेस सत्ता में थी। हमने उनसे आतंकवाद को निशाना बनाने को कहा, लेकिन उन्होंने इसके बजाय मुझे निशाना बनाया। लंबे समय तक आतंक के निशाने पर रहा है। सूरत हो, अहमदाबाद हो, इन शहरों में सीरियल बम धमाकों में बहुत से गुजरात के मेरे भाई बहन मारे गए थे। कुछ महीने पहले अहमदाबाद कोर्ट ने इन गुनहगारों को गंभीर सजा दी है। गुजरात चाहता था कि आतंक का ये खेल खत्म होना चाहिए। खेड़ा की रैली में पीएम मोदी ने दिल्ली में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर का जिक्र करते हुए कहा कि इस घटना को लेकर कांग्रेस नेता आतंकियों के समर्थन में रो पड़े थे। आतंकवाद भी कांग्रेस के लिए वोट बैंक है। अब सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, ऐसी कई पार्टियां उठ खड़ी हुई हैं जो शॉर्टकट और तुष्टीकरण की राजनीति में यकीन रखती हैं। इसके साथ पीएम मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वालों पर भी हमला बोला। अब भारत आतंकियों के घर में घुसकर उन्हें खत्म करता है, लेकिन कांग्रेस हो या वोट बैंक के भूखे कुछ दल, ये लोग सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल उठाते हैं। हमारी सेनाओं के सामर्थ्य पर भी सवाल उठाते हैं। गुजरात के सूरत में पीएम मोदी के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी। पीएम के स्वागत के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। इससे पहले गुजरात के नेत्रंग की चुनावी रैली में पीएम मोदी ने बीजेपी की बड़ी जीत का भरोसा जताया। नेत्रंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि लोगों का यह आशीर्वाद विकसित गुजरात बनाने का संकल्प बता रहा है। मेरे आदिवासी भाई बहन आत्मनिर्भर बने। गुजरात ने विकसित होने के लिए सभी दिशा में आगे बढ़ने का काम किया। आपका आशीर्वाद मुझे नई ताकत देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब की बार बीजेपी की पहले से भी ज्यादा सीटें आएंगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सूरत में बड़ी भविष्यवाणी कर डाली। केजरीवाल ने सूरत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी पार्टी की जीत का दावा किया। उन्होंने लिखित में दावा किया कि उनकी पार्टी भारी बहुमत से गुजरात की सत्ता में आएगी। केजरीवाल ने कहा कि मेरी राजनीतिक समझ से सभी वाकिफ हैं। मैंने आज तक जब भी कुछ लिखकर दावा किया है वो पूरा सच हुआ है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस को 0 सीट और पंजाब में आपकी सरकार का मेरा दावा भी सच साबित हुआ था। बताओ, एक आम आदमी गुजरात के अंदर ये नहीं बता सकता कि मैं इसको वोट दे रहा हूं कि उसको वोट दे रहा हूं। क्या डर का माहौल है गुजरात के अंदर। गलत तो नहीं कह रहा जी? मैं तो अब ये कह रहा हूं कि सड़क पे ये जो सर्वे करने वाली कंपनियां आ रही हैं पूछने लोगों से, जितने भाजपा बोल रहे हैं वो वोट झाड़ू को देने वाले हैं। और देख लेना, कुछ चमत्कार ही होने वाला है इस बार। परिवर्तन। बीजेपी ने रविवार को तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन का एक और वीडियो जारी किया है, जिसमें कुछ लोग जेल में सत्येंद्र जैन के कमरे की सफाई करते, उनका बिस्तर ठीक करते नजर आ रहे हैं।
इस वीडियो के सामने आने के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला और सवाल किया कि सत्येंद्र जैन के कई वीडियो सामने आने के बाद भी केजरीवाल उन्हें मंत्री पद से क्यों नहीं हटा रहे। क्या कारण है कि अरविंद केजरीवाल जी इज ओवर प्रोटेक्टिव ऑफ सत्येंद्र जैन? इतने में तो निकाल ही देना चाहिए था। जब वीडियो स्टिंग इत्यादि आ जाती है तो कोई गति रहती नहीं है। ये राशन कार्ड के मंत्री को निकालना पड़ा था ना, संदीप कुमार को निकालना पड़ा था क्योंकि फोटो और स्टिंग आ गई थी। इतना कुछ आने के बाद केजरीवाल जी निकाल नहीं रहे हैं, क्या कारण है? सत्येंद्र जैन के नए वीडियो के बहाने बीजेपी के हमले का केजरीवाल ने जवाब दिया। गुजरात के सूरत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी एक वीडियो बनाने की कंपनी बन गई है। बीजेपी की गारंटी है हर वार्ड में एक वीडियो की दुकान खोलेंगे। दिल्ली की जनता इस बार यह तय करेगी कि उनको वीडियो बनाने की कंपनी चाहिए या उनके बच्चों का भविष्य बनाने वाली पार्टी चाहिए। रविवार को एमसीडी चुनाव प्रचार में उतरे एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर हमला बोला। एक जनसभा के दौरान ओवैसी ने कहा कि मैं गुजरात जाऊं या दिल्ली के सीलमपुर जाऊं, इन इलाकों में ना तो विकास होता है ना ही स्कूल बनते हैं। ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस को आपने वोट दिया, आपने उसके बाद आम आदमी पार्टी को वोट दिया, लेकिन किसने काम किया? ना स्कूल बनाया, ना साफ सफाई हुई। इसके बाद ओवैसी ने कहा कि कोरोना काल में केजरीवाल ने पूरी दुनिया में तबलीगी जमात को बदनाम कर दिया। एक बात यहाँ पे नजर आती है कि जिस बस्तियों में, जिस इलाकों में अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान या दलित या आदिवासी रहते हैं, वहां पर विकास के नाम पर कुछ काम नहीं करवाया जाता। वहां पर खुली मोहरियां नजर आएंगी, वहां पर गंदगी नजर आएंगी, वहां पर कचरे के अंबार और पहाड़ नजर आएंगे, साफ पीने के पानी का कोई इंतजाम नहीं, वहां पर बच्चों की तालीम के लिए स्कूल नहीं। महाराष्ट्र में चंद्रपुर जिले के बल्लारशाह रेलवे स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज का एक हिस्सा गिर गया। ब्रिज की ऊंचाई 60 फीट थी और हादसे के समय लोग इससे गुजर रहे थे। ब्रिज का हिस्सा टूटते ही लोग 60 फीट की ऊंचाई से रेलवे पटरियों पर गिर गए। इस हादसे में 20 यात्रियों के घायल होने की खबर है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर वार किया। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा है, कश्मीर संविधान के जरिए भारत से जुड़ा है, लेकिन बीजेपी ने संविधान को ही नष्ट कर दिया है। भारत सिर्फ बीजेपी का नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार की कश्मीर नीति पर निशाना साधते हुए कहा कि जब तक आप कश्मीर मुद्दे को नहीं सुलझाते तब तक आपको यहाँ कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, भले ही आप यहाँ कितनी भी सेना क्यों न भेज दें। हमने आपके साथ दिल का रिश्ता जोड़ा, इस मुल्क के साथ आईन का रिश्ता जोड़ा, जिसकी आपने धज्जियां उड़ा दी। बीजेपी का हिंदुस्तान नहीं है और हम इसको बीजेपी का हिंदुस्तान बनने नहीं देंगे, वो लिख के रख लें। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग की है। एक कार्यक्रम के दौरान गिरिराज सिंह ने कहा कि देश में जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए कानून बनाना बेहद जरूरी है। गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर एक कानून नहीं बना तो देश में न सामाजिक समरसता और न एकता बचेगी और न ही देश का विकास हो पाएगा। आज भारत के लिए सामाजिक समरसता के लिए, आर्थिक ऊंचाई पर जाने के लिए साधन सीमित है। इन सीमित साधन में भारत को चौतरफा विकास के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना जरूरी है। चाइना 1 मिनट में 10 बच्चे और भारत में 1 मिनट में 30-31 बच्चे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज मैनपुरी में रैली करेंगे। बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ की रैली अखिलेश यादव के विधानसभा क्षेत्र करहल में होगी। मैनपुरी में 5 दिसंबर को लोकसभा उपचुनाव के लिए वोट डाले जाने हैं। समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाया है। चुनाव के ऐलान के बाद ये योगी आदित्यनाथ की पहली रैली होगी। मैनपुरी में उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने इटावा के डीएम और एसएसपी को हटाने की मांग की है। समाजवादी पार्टी के 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और आरोप लगाया कि प्रशासन की ओर से जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों को धमकाया जा रहा है।
एसपी नेताओं ने आरोप लगाया कि दोनों अफसरों के रहते मैनपुरी में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है। यूपी के बिजनौर में पति से विवाद के चलते मां ने अपनी 1.5 साल की बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी। परिजनों ने हत्या की वजह मां के अवैध संबंधों को बताया है। पुलिस ने फौजी पिता की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया है और बच्ची की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नासिक में गरीब बच्चों को पढ़ाने के नाम पर शुरू हुआ ज्ञानदीप आश्रम में 6 बच्चों के साथ यौन शोषण की घटना सामने आई है। नाबालिग लड़की की पहली शिकायत के बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अन्य लड़कियों का भी यौन शोषण किया गया था, क्योंकि कुछ लड़कियों ने पुलिस को दुर्व्यवहार की सूचना दी थी। इस आश्रम में 15 लड़कियां और 14 लड़के थे। फिलहाल आश्रम के संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है।